हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का चैप्टर होगा वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। और एक विमीय गति को पढ़ने के लिए अपन लोग सबसे पहले ये देखेंगे गति क्या होती है। गति के साथ साथ अपन लोग ये देखेंगे कि विरामावस्था क्या होती है। सबसे पहले डिफाइन करने जा रहे हैं विरामावस्था। जब कोई पिंड किसी अन्य पिंड के सापेक्ष में, किसी अन्य व्यक्ति के सापेक्ष में अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करता है तो उसकी यह अवस्था विरामावस्था कहलाती है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, अभी 2 सेकेंड हो गए, 3 सेकेंड हो गए, 4 सेकेंड हो गए, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में मेरा ये कैमरा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम दोनों लोग विरामावस्था में हैं। अगर इसी की बात अपन लोग करें, गति की अवस्था क्या होती है। जब कोई पिंड किसी अन्य पिंड के सापेक्ष में, किसी अन्य के सराउंडिंग के सापेक्ष में क्या करे, अपनी पोजीशन चेंज करता रहे तो उसको हम लोग गति की अवस्था बोलते हैं। जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि हम सभी के सभी सन के रिस्पेक्ट में मोशन पर हैं। इसी प्रकार दूसरा अगर देखें कि दो बंदे हैं और वो अपने बाइक से चल रहे हैं, दोनों लोग बाइक से जा रहे हैं। चलो बाइक की जगह एक स्कूटी ले लेते हैं। एक बंदा है, एक बाइक से है, दूसरा स्कूटी से है। दोनों 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं, विरामावस्था में है। जबकि जो रोड के किनारे बंदा खड़ा होगा उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों के दोनों 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे होंगे। इसका मतलब हमें अगर किसी की मोशन या किसी का रेस्ट देखना है तो हमें सराउंडिंग्स में देखना होता है, विद रिस्पेक्ट टू अदर देखना होता है, दूसरे के सापेक्ष में स्टडी करनी होती है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि बाइक में दोनों 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे के सापेक्ष में रेस्ट पर थे, और दूसरा जो बंदा जो आपका रोड के किनारे खड़ा था उसके रिस्पेक्ट में वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे। तो अपन लोग रेस्ट देखा, मोशन देखा कि मोशन क्या होगा, रेस्ट में क्या होगा। रेस्ट में अगर हम लोग बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर चेंज, पोजीशन चेंज नहीं होगी, एक दूसरे के सापेक्ष में पोजीशन चेंज नहीं होगी। जबकि मोशन में एक दूसरे के सापेक्ष में क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाती है। इसको बोलेंगे रेस्ट और मोशन। अगर अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मोशन, तो मोशन या गति की बात करें तो गतियां जो होते हैं अक्षों के आधार पर 3 प्रकार की होंगी। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और फिर त्रिविमीय गति। अगर एक विमीय गति की बात की जाए तो एक विमीय गति में जब कोई पिंड एक्स वाई जेड अक्षों में से किसी एक अक्ष का यूज करती है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, तल पर होने वाली वो सभी की सभी गतियां, तल पर होने वाली वो सभी की सभी गतियां जो एक सीधी रेखा में होती हैं, सब की सब कैसी हो जाती हैं, एक विमीय गति कहलाती हैं। तो एक विमीय गति समझ गए अपन लोग, तल में होंगी और एक सीधी रेखा में होंगी, वो सभी की सभी एक विमीय गति। अब बात करते हैं द्विविमीय गति में। जब कोई पिंड एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में से किसी 2 अक्ष का यूज अपने मोशन में करता है तो उसे उसकी द्विविमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति के एग्जाम्पल अगर अपन लोग देखें तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल रहेंगे। बोलते हैं जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं, वृत्तीय गति होते हैं, सबके सब द्विविमीय होते हैं, सबके सब 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं। या दूसरा देखें, बोलते हैं प्लेन पर होने वाली या तल पर होने वाली वो सभी की सभी गतियां जो एक सीधी रेखा में ना हो, जो एक सीधी रेखा में ना हो, वो सभी की सभी द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे रोड पर कोई बंदा है, साइकिल चला रहा है, ऐसे ऐसे, वो कैसी होगी, द्विविमीय गति होगी। सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति, द्विविमीय गति, और जिग जैग मोशन जो हो रहा होगा वो सभी के सभी कैसे चल रहे होंगे, द्विविमीय गति के एग्जाम्पल होंगे। बोलते हैं त्रिविमीय गतियां क्या होती हैं। त्रिविमीय गति जब कोई पिंड अपने मोशन में, अपनी गति में एक्स वाई जेड
तीनों अक्षों का यूज करती है तो उसे हम लोग त्रिविमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोलते हैं एक रूम में, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, बोलते हैं मॉस्किटो है और वो रूम के उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर डायगनली आता है, विकर्ण पर आता है, तो उसकी त्रिविमीय गति होती है। इसी प्रकार पतंग की गति अपन लोग देखें, जब पतंग को अपन लोग खींचते हैं, ऐसे जब खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर पतंग आप लोगों ने उड़ाई होगी तो देखा होगा खूब कि पतंग को जब ऐसे ऐसे खींचते हैं तो उसमें पतंग ऐसे चलती है भाई, ऐसे ऐसे पतंग चलती है। तो जब ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन हुआ तो 2 डायमेंशनल ये हो गया, द्विविमीय हो गया। और उसके बाद में जब उसको खींचते हैं तो वो आपके पास भी आती है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपके पास आती, यानी कि ये कौन सी गति हो गई, त्रिविमीय गति हो गई। इसके बाद और इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप हिल स्टेशन पर गए होंगे, हिल स्टेशन पर देखें तो पहाड़ी पर ऐसे ऐसे आपकी कार ऊपर चढ़ रही है, तो जब ऐसे चल रही है तो वो सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल हो गया। इसके बाद वो ऊपर भी जा रही है, इसका मतलब वो कैसा हो गया, 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। तो आपको ये सोचना पड़ेगा किस डायमेंशनल मोशन का ये कौन सी विमीय गति हो रही है, 1 विमीय हो रही है, 2 विमीय हो रही है या 3 विमीय हो रही है। 1 बाय 1 करके अपन लोग ये देखा और ये बहुत जरूरी है भाई कि आपको ये पहचानना आना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ऑन स्पॉट डिसाइड करना होगा कि बंदा ये 2 विमीय कर रहा है कि 1 विमीय कर रहा है। जैसे बोलते हैं पोल है, पोल के ऊपर मंकी अगर चढ़ेगा, ऑब्जेक्ट भी देखना होगा, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है। अगर मंकी स्ट्रेट जा रहा होगा, सीधे ऊपर जा रहा होगा, तो वो 1 डायमेंशनल मोशन या 1 विमीय गति हमेशा करेगा, प्लस वाई में माइनस वाई में आ सकता है। जबकि उसी के ऊपर कोई इंसेक्ट, कोई चींटी वगैरह चल रही है तो भैया उसके लिए वो प्लेटफॉर्म जो है पोल, वो बहुत बड़ा है, वो इसका मतलब वो ऐसे ऐसे भी जा सकती है, 2 डायमेंशनल भी कर सकती है और 1 डायमेंशनल स्ट्रेट भी जा सकती है। तो आपको ऑब्जेक्ट भी देखना है, पहचानना है, थोड़ा वर्क भी, दिमाग भी लगाना है भाई इसके लिए। आगे बात करते हैं अपन लोग। अब बात करते हैं 1 डायमेंशनल। जब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल हम लोगों ने देख लिया, 1 विमीय, 2 विमीय और 3 विमीय देख लिया, तो अब लोग अपन लोग सीधे के सीधे बात पहुंचाते हैं, चलते हैं कि दूरी और विस्थापन पर। दूरी और विस्थापन पर अगर अपन लोग बात करें तो सबसे पहले बात होती है दूरी की। दूरी यानी कि ये है डिस्टेंस। और दूसरी बात अगर अपन लोग क्या करें तो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं और विस्थापन की। देखने में भाई बहुत छोटे हैं लेकिन प्रॉब्लम बहुत ठीक ठाक आ जाती है इस पर। जल्दी से छोटे छोटे पॉइंट्स पर देख लेते हैं और उसके बाद में अपन लोग वर्क करते हैं। दूरी जो होगी ये क्या होता है, दूरी जो होती है एक्चुअल लेंथ होती है, वास्तविक लंबाई। पहला पॉइंट वास्तविक लंबाई होती है, यह वास्तविक लंबाई है। दूसरी बात अदिश राशि है, बच्चों वाली सब बातें हो रही हैं। तीसरी इसका मात्रक जो होता है, मात्रक में अपन लोग देख चुके होंगे एसआई और सीजीएस, मीटर होता है। सीजीएस की बात करें सेंटीमीटर होता है। और ये जो होती है जो आपकी दूरी होती है ये पॉजिटिव हो सकती है, धनात्मक हो सकती है और 0 हो सकती है, निगेटिव कभी नहीं होगी। जबकि हम लोग विस्थापन की बात करें तो विस्थापन के लिए 2 डेफिनेशन वर्क होती है। पहली होती है डेफिनेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, अंतिम व प्रारंभिक बिंदुओं के बीच
के बीच न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। दूसरी डेफिनेशन आपको और दिमाग में रखनी होगी, न्यूमेरिकल वाइज से दो डेफिनेशन से होकर हमेशा न्यूमेरिकल इसके अपन लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर दोनों मालूम होगी तभी वर्क कर पाएंगे। दूसरा है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। इसके बाद बात करते हैं सदिश राशि होगी। इसके बाद देखते हैं एसआई यूनिट, एसआई मात्रक, इसका भी मीटर। सीजीएस, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। ये भैया पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। तो बोलते हैं विस्थापन जो होगा आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, जबकि डिस्टेंस कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी। इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस पर। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, ये तो बहुत बच्चों वाली बातें थी, इनसे क्वेश्चन कहीं नहीं बनना है जो अब बताने जा रहे हैं। बोलते हैं ये इसके लिए पॉइंट, दूरी जो होगी वो हमेशा या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी विस्थापन की। या तो दूरी बराबर होगी या ज्यादा होगी विस्थापन के। दूसरी बात, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक के बराबर होगा या एक से ज्यादा होगा। इसका अपोजिट लिख दो। बोलते हैं विस्थापन और दूरी का अनुपात सदैव एक से कम या एक के बराबर होगा। इतनी बातें आपको मेमोरी में रखनी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन उठते हैं, क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन ऐसा होगा, बोलते हैं अगर सीधी रेखा में है तो क्या होगा, तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे। सीधी रेखा में दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं तो वैल्यू 1 आ जाएगी। अपन लोग अब आगे बात करते हैं, इसकी बहुत सारी जल्दी से प्रॉब्लम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, क्या क्या है, और उनकी स्टडी अपन लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं, दूरी और विस्थापन को क्लियर करते हैं। पहली प्रॉब्लम, कोई एक बंदा था, वो ए से चलना स्टार्ट किया और बी तक गया और मिड पॉइंट एक मैंने सी ले लिया। वो यहां से गया यहां तक और उसने 2 किलोमीटर अपनी यात्रा की। तो इसमें दूरी पूछी जा रही है और अब स्टडी कर रहे हैं ए टू बी। तो इसमें दूरी की अगर बात करें तो दूरी वास्तविक लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर। विस्थापन की बात करें बच्चों, तो विस्थापन की बात करें तो ये 0 से स्टार्ट हुआ था और 2 तक बंदा पहुंचा, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 0 बराबर 2 किलोमीटर। इसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब स्टडी करने जा रहे ए टू बी टू सी, मतलब कोई बंदा ए से बी गया है और बी से सी वापस आ गया है, 1 किलोमीटर वापस आ गया। तो अपन लोग देखते हैं दूरी कितनी होगी। दूरी वास्तविक लंबाई कितनी उसने चली, 2 + 1 बराबर 3 किलोमीटर। विस्थापन की अगर बच्चों अपन लोग बात करें तो विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हो जाएगी, फाइनल कितना गया 2 किलोमीटर, वापस कितना आया 1 किलोमीटर। निगेटिव कर देंगे, निगेटिव में आया
निगेटिव में आया तो इसको निगेटिव करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 1 किलोमीटर। मतलब ये सदिश राशि थी तो हमने दिशा के साथ देख लिया और ये वापस लौट रहा था तो माइनस ले ली और 2 - 1 कर दिया तो 1 किलोमीटर। इसके बाद फिर बच्चों नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, ए स्टडी करने जा रहे हैं, ए टू बी टू ए, मतलब अब बंदा यहां पर आ गया है और एक 1 किलोमीटर उसने और डिस्टेंस ट्रेवल कर दी है। तो बोलते हैं दूरी कितनी होगी इस कंडीशन में, दूरी बराबर हो जाएगा 2 + 1 + 1 = विस्थापन की बात अगर बच्चों करें अपन लोग तो वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब 2 - 2 = 0 किलोमीटर। इतना उसने किया। तो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये विस्थापन और दूरी में कैसी कैसी ये प्रॉब्लम होगी, सब स्टेप बाय स्टेप मैंने आपसे बात की। आगे और एक प्रॉब्लम देखते हैं और क्लियर करते हैं बातें। बोलते हैं एक बंदा है, उसने हाई स्कूल पास किया, क्लास 10 पास करते हैं लोग, वैसे ही उनको बाइक दी जाती है और बाइक गिफ्ट में पापा लोग दे देते हैं। जैसे ही बाइक मिली और वो बाइक लेके अपने कॉलेज पहुंचता है गेट पर, और वो क्या करता है, किसी को अपना ये हुनर दिखाना चाहता है। कौन सा हुनर? उसने क्या किया, गेट के पास उसको बाइक को ऐसे घुमा दिया, पूरा एक सर्किल में घुमा दिया। वो किसी को ये दिखाना चाहता है, किसको दिखाना चाहता है ये भैया हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि वो अपना ये हुनर दिखाना चाहता है किसी को खूब अच्छी तरीके से। देखते हैं बच्चों, ये आर त्रिज्या के सर्कुलर पाथ पर उसने ए से चलना स्टार्ट किया और बी पर चला गया, यहां से ऐसे गया। देखते हैं वो ए से बंदा स्टडी करते हैं कहां से कहां गया। तो पहली बात करते हैं, वो ए टू बी गया और बी टू ए आ गया, मतलब पूरा होल सर्किल चला, पूरा का पूरा एक वृत्त वो ए से चला और ए पर आया। तो देखते हैं दूरी कितनी है। दूरी की बात की जाए तो दूरी बच्चों हो जाएगा 2πr। अगर इसी में हम लोग विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या हुआ, 0। क्यों? क्योंकि जहां से वो चला घूम के फिर उसी पोजीशन पर आ गया, तो इसको बोला जाएगा कि वो विस्थापित ही नहीं हुआ। इसका मतलब उसका विस्थापन क्या हुआ बच्चों, 0 हो गया भाई। नेक्स्ट इसी में और चलते हैं। अगर स्टडी अपन लोगों को करनी हो ए टू बी, अर्धवृत्त पर चला, इसका मतलब तो दूरी बच्चों अगर अपन लोग इसमें निकालना चाहें तो दूरी हो गई 2πr/2 = πr। अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हो जाएगा ये वाला भाई, व्यास जिसे आप बोलेंगे। ये क्यों होगा? मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, या उसी को विस्थापन बोलेंगे। तो ए से बी तक जाना है, कहां से कहां तक, ए से बी तक। अगर अपन लोग ये डिस्टेंस ले लो, ये वाली ले लो, तो ये तो भैया हो गया जाके कितना हो गया, 3.14 आर पाई की वैल्यू, और ये 2 आर है। तो कौन सी हमें विस्थापन लेना है, जो कम वैल्यू है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन बोलेंगे। ये बात अपन लोगों की हो गई। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि कैसे होल सर्किल में, कैसे हाफ सर्किल में होगा। और बच्चों आपको बता दें कि जितना मैं इस लेक्चर में पार्ट में जितना भी आपको दूंगा उसका पेपर लास्ट में लगा होगा, प्रैक्टिस सेट लगा होगा, और उस प्रैक्टिस सेट को आप सभी के सभी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर होगा लास्ट में, जरूर आपको मिलेगा। बच्चों और देखते हैं अपन लोग, एक प्रॉब्लम और देखते हैं कि एक पहिया है और उस पहिए का ये उसका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस पहिए को घुमा दिया जाता है और यहां पर पॉइंट ए आ जाता है और यहां पर पॉइंट बी चला जाता है। इसकी रेडियस आर है
इसकी त्रिज्या r है बच्चों। देखते हैं ये घूमता हुआ ऐसे जा रहा है, तो बोलते हैं इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना डिस्टेंस हुआ, कितनी दूरी चली इसने और कितना विस्थापन हुआ। तो देखते हैं, आधा सर्किल चलाइए, बी कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, ए कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। अगर ये पूरा चक्कर बच्चों चलता तो 2 पाई आर चलता, इसने आधा चला है तो कितनी डिस्टेंस कितनी चली होगी, आधे चक्कर में पाई आर, यही होगी। बोलते हैं विस्थापन कितना हुआ होगा, तो विस्थापन की बच्चों अगर बात करें तो विस्थापन के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से ऐसे मिलाएंगे और यहां तक पहुंचेंगे, बी पर पहुंचेंगे और विस्थापन देखेंगे। विस्थापन के लिए यहां पर पाइथाजी लगाएंगे और पाइथागोरस का यूज करते हुए हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये फाइंड आउट करते हैं तो दूरी और विस्थापन दोनों हम लोगों को मिल जाएंगे। यहां से दूरी की लिए बात करें तो दूरी कितनी होगी बच्चों, दूरी होगी यहां पर पाई आर। अगर विस्थापन की बच्चों बात करें, विस्थापन की बात करें तो आप कहां से कहां तक, ये दोनों जो पोजीशन है वहां से वहां तक आपको निकालनी पड़ेगी वैल्यू। तो कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी जाके, ये आपको कर्ण निकालना है, ये आर है और ये आर बन जाएगा, यानी कि ये 2r हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी रूट में 2r² प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। वैल्यू बच्चों बनेगी 4r² प्लस में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू जो जाएगी आर, वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस पाई स्क्वायर। ये अपना इतने मीटर का क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ कि इसमें कैसे हम लोग विस्थापन और दूरी फाइंड आउट कर लेंगे। ये दूरी हो गई और विस्थापन हो गई। आशा करते हैं आपको दूरी और विस्थापन क्लियर हुआ होगा। अब अपन लोग और आगे बढ़ते हैं। दूरी और विस्थापन के बाद में फिर झट से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चाल और वेग। चाल और वेग की बात करते हैं। चाल और वेग, चाल और वेग की बातें। चाल जो होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, जबकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसके बाद में ये जो होगी अदिश राशि होगी, ये होगी सदिश होगी, इसके बाद में इसका मात्रक जो होगा मीटर पर सेकेंड, एसआई में मीटर पर सेकेंड। सीजीएस की बात करें सेंटीमीटर पर सेकेंड। इधर आते हैं, इसका मात्रक विस्थापन का जो मात्रक होगा एसआई में मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार अपनी बात, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इन पर ज्यादा वर्क अपन लोग नहीं करना है, आप लोगों को सब मालूम है। जल्दी से हम लोग इसका यूज देखते हैं और प्रॉब्लम इस पर देखते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है और क्या क्या बातें होती हैं। बोलते हैं चाल और वेग के बाद एक और बात आती है बच्चों, वो बात है औसत चाल।
औसत चाल की स्टडी हम लोग देखेंगे आज, और उसके बहुत सारे फार्मूले देखेंगे, और उनको देखने के बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे उनका यूज होता है। बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड। देखते हैं, कोई एक बंदा है, वो ए से बी गया, बी से सी आया और सी से डी चला गया। बोलते हैं उसने ये D1 डिस्टेंस, इसमें D2 डिस्टेंस और इसमें D3 डिस्टेंस ट्रेवल की। टाइम T1 लगा, यहां बच्चों T2 और यहां पर T3। तो औसत चाल जो होती है, V एवरेज जो होती है, उसको बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इन जर्नी। बोलते हैं V एवरेज इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हमेशा आप लगाएंगे, बेसिक है फॉर्मूला ये, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आप प्रॉब्लम निकाला करेंगे। प्रॉब्लम इसमें 2-3 टाइप की कॉमन हैं, उनकी स्टडी अपन लोग देख लेते हैं। अगर आपसे 1 बाय 1 करके कैसे कैसे पूछा जाए, क्या क्या किया जाए, उसकी बातें करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, पहला नोट है आपका, अगर प्रॉब्लम ऐसी है, आपसे बोले कि एक कार है, वो पहली हाफ डिस्टेंस D/2 V1 चाल से दूसरी हाफ डिस्टेंस D/2 V2 चाल से ट्रेवल कर रही हो, चल रही हो, तो औसत चाल बताओ। या तो हाफ बोल रहा होगा, या दूरियां बराबर होंगी, या दूरियां बराबर होंगी। तीसरी बात और होगी कि इस प्रकार की प्रॉब्लम में आपको बोला जा रहा हो कि ए से बंदा बी पर जाता है V1 चाल से, और बी से लौट के आ जाता है ए पर V2 चाल से, मतलब वापस लौट रहा है। और जब वो वापस लौट रहा होगा तो इसका मतलब ये है दूरी बराबर होगी। मतलब दूरी बराबर जब हो और अलग अलग चालों से चल रहा हो, तो आप सीधा सीधा V एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, ट्वाइस V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसका बच्चों यूज कर देंगे और आपको दनादन आंसर मिलेंगे। याद रखना है, कब करना है, जब आपको दूरियां बराबर दी हो या वापस आ रहा हो, वापस लौट के आ रहा हो, तब आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। V एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम होगी आपकी, इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम होगी आपकी जिसमें टाइम बराबर होगा। टाइम, इसमें टाइम बराबर होगा, ये भी T/2 टाइम में और ये भी T/2 टाइम में। मतलब टाइम हाफ हो या बराबर दिख रहा हो, ऐसा कुछ बोल रहे हो, तब आप क्या करेंगे, सीधा सीधा एवरेज निकालेंगे। तब आप सीधा सीधा एवरेज निकालेंगे। V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2/2। बच्चों बहुत याद रखना है, बहुत जरूरी बात है। जब टाइम बराबर हो, चालें अलग अलग हो, उस समय सीधे सीधे एवरेज निकालेंगे V1 प्लस V2/2। अगर आपकी टाइम बराबर हो तब ये बात करेंगे। तीसरी और बात बच्चों हम लोग करते हैं, तीसरा नोट, अगर आपकी ये दूरियां जो है वो कैसी हो, 1/3 दूरियां जो हो बच्चों वो कैसी हो, 1/3 हो। तो 1/3 दूरी होने पर, 1/3 दूरी होने पर आपको कैसे यूज करना है, क्या क्या यूज करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे एक प्रॉब्लम हो आपके पास कि वो 1/3 डिस्टेंस चलता है V1 चाल से,
नेक्स्ट 1/3 चलता है V2 चाल से, और नेक्स्ट 1/3 चलता है V3 चाल से। मतलब वो यहां से A से चलना स्टार्ट हुआ, B तक पहुंचा, पहली 1/3 V1 से, दूसरी 1/3 V2 से, तीसरा 1/3 कितना V3 से चला। तो इसका V एवरेज का फार्मूला होता है थ्राइस V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V1 V3। इसका आप यूज करेंगे और आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। औसत चाल के बाद अब अपन लोग देखते हैं औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, इसका फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटे कुल समय। विस्थापन हम लोगों ने बहुत से प्रकार से देखा था, पहले स्टडी की थी। विस्थापन फाइंड आउट कर लिया करेंगे, टोटल टाइम फाइंड आउट कर लिया करेंगे, और अपन लोग क्या निकाल लिया करेंगे, औसत वेग निकाल लिया करेंगे। कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको मेमोरी में रखने हैं, नोट लगा के अपन लोग बात करते हैं। बोलते हैं औसत वेग जो होगा, औसत वेग वो आपका पॉजिटिव, निगेटिव अथवा जीरो हो सकता है। इसी में नोट में औसत चाल जो होगी, औसत चाल जो होगी वो मित्रों आपकी पॉजिटिव होगी हमेशा। मतलब नेगेटिव या जीरो कभी नहीं होगी। औसत चाल, इसके बाद में और बच्चों औसत चाल और औसत वेग, औसत वेग का अनुपात सदैव 1 से ज्यादा या 1 के बराबर होगा। इसका अपोजिट बोल सकते हैं, औसत वेग और औसत चाल का अनुपात सदैव 1 से कम या 1 के बराबर होगा। ये अपन लोगों की बातें हुई औसत वेग के लिए, जहां से प्रॉब्लम आपकी उठती है। इन पॉइंट्स को आपको मेमोरी में रखना है खूब अच्छी तरीके से, और इनके पॉइंट निकलते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पर वर्क करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट है और उस डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लग रहा है। इसकी बात अपन लोग जरूर करेंगे भाई, और इसको करने के बाद ही हम लोग आगे बात करते हैं, और उसके बाद में औसत वेग निकाल लेते हैं। बाकी चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिलेगा, नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। हमारा अभी पेपर लगा हुआ है, इसी के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है, और उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग सॉल्व करें, देखें, पहले इसको पढ़ें, और उसके बाद जब अच्छे से तैयार हो जाए तब अपन लोग क्या करेंगे, उस पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।